गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू इन एसके केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वांटम नंबर्स पर आधारित रहेगा। आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस को लिए गए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तीनों एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली तीन प्रकार के जो डेटाज हैं वो ऑब्टेन होते हैं, जिनको हम क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो तीन प्रकार के क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हैं वो दैट कैन बी डिराइव्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ रह जाती है, दैट इज द स्पिन मोशन। वी नो दैट जैसा कि प्लैनेट्स के केस में होता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एज वेल एज दे आर रोटेटिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस, मीन्स दे आर आल्सो हैविंग द स्पिन मोशन। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर भी स्पिन मोशन है। इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज इट इज़ स्पिनिंग अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस। एक चौथा क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। टोटल जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 हैं। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज क्वांटम नंबर? इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which provide us all the informations about electrons in an atom। किसी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल सकती है? इन 4 क्वांटम नंबर से मिल सकती है। एक्चुअली क्वांटम नंबर्स आर जस्ट लाइक द एड्रेस ऑफ ए पर्सन। अगर आपको कहीं पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? उसका नेम पता होना चाहिए आपको कि जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। इसके अलावा उसका स्टेट होना चाहिए हमारे पास में कि इस स्टेट से है, या अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका कंट्री का पता होना चाहिए, कंट्री या स्टेट होना चाहिए। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन या विलेज क्या है उसका। फिर उसका टाउन और विलेज आ गया तो लेन नंबर क्या है, यानी कि स्ट्रीट नंबर क्या है वो पता होना चाहिए हमें। एंड फाइनली हाउस नंबर पता होना चाहिए। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं तो हम उस व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट हैं एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? दैट वी कैन डिराइव बाय यूजिंग द क्वांटम नंबर्स। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। the principal quantum number is denoted by letter small n। इसको हम स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट क्या करता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ सेल्स, डिनोट द नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट कह सकते हैं आप इसको, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो ये जो है ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड दिस एन कैन बी एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। सो वैल्यू ऑफ एन कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो 1 का मतलब है फर्स्ट सेल, 2 का मतलब है सेकेंड सेल, 3 थर्ड, 4th, 5th। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, इसके बजाय हम क्या करते हैं इसको K, L, M, N, O, P एट्सेट्रा, इसके द्वारा भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू कैन रिप्रेजेंट आइदर इट बाई 1, 2, 3, 4, 5 या फिर सेल के ऑर्बिट को हम K, L, M, N, O, P के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ what information we can derive, what it tells? पहली चीज क्या बताता हमें, it tells us the average distance of the cell from the nucleus, average distance of cell from the न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है इसके बारे में। दूसरी चीज़ यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बारे में और उसके डिस्टेंस के बारे में। दूसरा एनर्जी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल, जो सेल हम ले रहे हैं उस सेल की एनर्जी क्या है उसके बारे में ये जानकारी देता है। क्या एक्सप्लेन करता है? can explain main lines of atomic spectrum। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हर एनर्जी लेवल का क्या है, यानी कि हर सेल की अपनी एक एनर्जी फिक्स है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल देन देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मीन्स जब किसी एटम के ऊपर जब रेडिएशन इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। बट बीइंग अ टेम्परेरी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्योंकि एक टेम्परेरी स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में एंड इट विल रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड। एज ए रिजल्ट द रेडिएशन विल कम आउट। सो जो लाइन्स हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो लाइन्स बनती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जो डेवलप होता है, जैसा कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर देखा है कि वहाँ पर लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़ अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है, तो लाइनें बनती हैं। तो ये लाइन क्या शो करती हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है लाइमन सीरीज के लिए। तो सिमिलरली एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट वी गेट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। So azimuthal or secondary, or you can say the subsidiary quantum number, it is also called angular momentum. So it is denoted by small letter L के द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? It is found that in the main lines there are many small fine lines, बहुत सी फाइन लाइन्स ऑब्जर्व की गई जो हाई रिजोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइन को, तो वहाँ पर एक सिंगल लाइन के अंदर हमें बहुत सी लाइन दिखाई देती हैं। सपोज करिए कि ये हमारी एक सिंगल लाइन है।
अगर हम यहाँ पर एक हाई पावर लेंस लगा देते हैं, यानी कि रिजोल्यूशन, जब इसको रिजोल्व करते हैं तो ये एक्चुअल में सिंगल लाइन दिखाई नहीं देती है, बल्कि क्या होती है, यहाँ पर हमें फाइन लाइंस दिखाई देती है। इट इज़ मेड ऑफ फाइन लाइंस, जिस प्रकार से इसमें फाइन लाइंस दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल में अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के एनर्जी सेम हो। दे माइट बी हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन देयर एनर्जीज, लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हमें सिंगल लाइन दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको रिजोल्व करके देखते हैं तो हमें बहुत सी लाइनें दिखाई देती हैं। और अगर यहाँ पर माइनर डिफरेंस है एनर्जी का, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सेल है, सपोज करिए कि ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर शायद सब सेल प्रेजेंट हैं। तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो, एक इसमें प्रेजेंट हो, एक इसमें प्रेजेंट हो, एक इसमें प्रेजेंट हो, यानी कि अलग अलग सब सेल में प्रेजेंट हैं। सो इसकी एवरेज एनर्जी तो हम निकाल सकते हो, तो फिक्स हो गई। तो ये तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एवरेज एनर्जी को, लेकिन सबकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लीजिए इस सेल के अंदर जंप करेगा तो एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होगी, यहाँ से करेगा तो थोड़ा अंतर आ जाएगा। मीन्स ये अलग अलग सब सेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का मामूली सा डिफरेंस आएगा, इसलिए फाइन लाइंस यहाँ पर बनती है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, आप जो भी कहें, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक्सप्लेन क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो सिंगल लाइन होता है या मेन लाइंस जो है, मेन लाइन के अंदर जो फाइन लाइंस प्रेजेंट है, फाइन लाइंस ऑफ मेन स्पेक्ट्रल लाइन, इस प्रकार फाइन लाइंस प्रेजेंट इन मेन स्पेक्ट्रल लाइन, मेन स्पेक्ट्रल लाइन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इसको ये आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। व्हाट इट टेल्स, क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, what are the informations that we can derive by using the azimuthal quantum number। तो पहली चीज़ क्या है, it tells us number of subcells, number of subcell present in a cell, किसी सेल में कितने सबसेल हैं उसको डिनोट करता है। दूसरा, एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल, जो सबसेल है उसकी एनर्जी क्या है। तीसरा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सबसेल, यू कैन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल। और चौथा है हमारा शेप ऑफ सबसेल। तो ये वो इंफॉर्मेशन है दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये किस प्रकार से करता है, व्हाट आर द वैल्यूज। अब जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n था और n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4, या फिर k l m n o p लाइक दिस थी। यहाँ पर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यूज एंड रिलेशन ऑफ सबसेल। जो वैल्यू है एल की यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल बी n-1। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, देन l इज इक्वल टू n-1 करेंगे यानी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर सबसेल कौन सा डिनोट होगा, इसके लिए जो सबसेल होगा वो होगा हमारा S सबसेल।
it denotes the S subcell. n is equal to 2, so L की वैल्यू हमारे पास हो गई 0 and 1, 0 से n-1, तो 0 and 1, तो 0 के लिए तो क्या हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू मैं ऐसा लिख देता हूँ 0 and 1, ये दो वैल्यू होंगी यहाँ पे, 0 सेम वही S सबसेल और 1 का मतलब होगा यहाँ पर P सबसेल. Similarly, if n is equal to 3, then L is equal to 0, is equal to 1, is equal to 2. 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, S सबसेल को, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, P सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 रिप्रेजेंट करेगा D सबसेल को. Similarly, if n is equal to 4, then L is equal to 0, 1, 2, 3. 1 के लिए सेम S सबसेल, 1 के लिए P सबसेल, 2 के लिए D सबसेल, और अगर 3 है तो क्या आ जाएगा F सबसेल. सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 है तो सबसेल केवल इसके अंदर एक ही प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट जो सेल है उसमें सबसेल भी एक है. दूसरे शब्दों आप कह सकते हैं उसका सेल और सबसेल एक ही है, सिंगल है, अलग अलग नहीं है यहाँ पे. वैन n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारा 2 है तो वहाँ पर हमें सबसेल भी कितने मिलते हैं, 2 सबसेल, दैट इज S सबसेल एंड P सबसेल. तो 2 सबसेल हो गए, यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो गया, यानी कि 2 लेवल बन गए. ये अगर ये सेल हैं तो इसके अंदर 2 एनर्जी लेवल बन जाते हैं. मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है या यहाँ पर होगा, आप इसको इस तरह से मान सकते हो. मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ. तो ये एक लेवल ये हो गया एनर्जी का, और दूसरा लेवल आप मान लीजिए कि ये वाला हमारा जो है ये वाला लेवल हो गया. तो इस प्रकार से 2 लेवल बन गए यहाँ पर एनर्जी के. इसी प्रकार से n की वैल्यू अगर मैं 3 मानता हूँ तो 0, 1, 2, यानी कि कितने हो गए हमारे पास, 3 सबसेल आ गए S, P, D. n को 4 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 4 सबसेल हो जाते हैं, दैट इज S, P, D, F एंड सो ऑन. इसी प्रकार से हम आगे चल सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द azimuthal quantum number. Let us now take magnetic quantum number. So beta next is the magnetic quantum number. It is denoted by M. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या शो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराते हैं सो दे गेट स्प्लिटेड. तो स्प्लिटिंग हो जाता है यहाँ पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है स्प्लिटिंग तो हम इसको कहते हैं जीमैन इफेक्ट. द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए. और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो हम इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं. सो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है. पहले हम इसको समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, स्प्लिटिंग क्यों हो रही है. एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल्स. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. सो व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मीन्स इसको जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं एटम को, तो उस दौरान क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे इंटरफियर विद ईच अदर. और इनके इंटरफियर होने से क्या होता है कि स्प्लिटिंग हो जाती है लाइन की. इन द सेम वे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब भी स्प्लिटिंग होती है. दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. सो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है. तो क्या एक्सप्लेन करता है ये, इट एक्सप्लेन्स जीमैन एंड
स्टार्क इफेक्ट। जीमेन और स्टार्क इफेक्ट जो है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वांटम नंबर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन splitting of spectral line in magnetic and electric field। तो पहली चीज़ तो ये हो गई हमारे पास। अब ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? It tells about the different orientation in 3D space और डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द 3D स्पेस। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 3D स्पेस में, जब उसकी जो प्रोबेबिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो उस 3D स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। दैट इज इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in a subcell। It tells us about the number of orbitals present in a subcell। किसी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज related to the magnetic quantum number? Value of m, that is the magnetic quantum number, is equal to -L to 0 to प्लस L। मीन्स इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? L की वैल्यू से निकालेंगे। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू 1 तो L हो गया 0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो 0 हो गई। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो गई? देयरफॉर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल है। इफ n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0 एंड 1, तो अगर L 0 है तो m की वैल्यू 0 हो गई, और अगर L की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, 0 एंड +1, 3 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी हुई? 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर हो गई 1, और यहाँ पर 3 ओरिएंटेशन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गए? 3। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस सबसेल को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को। यानी कि एस सबसेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है, जबकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। और ये 3 ऑर्बिटल कौन सी हो सकती हैं? एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा px, दूसरा py ले सकते हैं, और तीसरा pz। तो 3 जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तीनों ही डायरेक्शन में एक एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, px, py एंड pz। सिमिलरली इसी तरह हम आगे कैलकुलेट करते चल सकते हैं। n इज इक्वल टू 3, सो l की वैल्यू 3 वैल्यू होगी हमारे पास, 0, 1 एंड 2। m की वैल्यू हमारे यानी कि ये हो गया s ऑर्बिटल, सॉरी s सबसेल, p सबसेल एंड d सबसेल। अब s सबसेल यहाँ पर m की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर m की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, 0 एंड 1, और यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास हो गई -2, -1, 0, 1, 2। यानी कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 1, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। डी में 5 हो गई। तो पी में 3 ऑर्बिटल थी, वो ऑलरेडी हमने देख लिया। डी में कितने ऑर्बिटल की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती? 5 हो जाती है।
सो डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल कौन सी हैं? ये आती कहलाती है हमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये 3 ऑर्बिटल हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं, ये एक्स वाई के बीच में, ये वाई जेड के बीच में और ये एक्स जेड एक्सिस के बीच में। इसके अलावा एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दीज आर द different 5 orbitals that are present in the d subshell। सो ये चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, अब बेटा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की क्यों होती है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने लिया है यहाँ पर पी सबसेल। तो पी सबसेल की जो 3 ऑर्बिटल हैं कौन कौन सी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है। इसी प्रकार से जो डी ऑर्बिटल हमने यहाँ पे ली है, इनकी सब 5 ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी है, तो हम इनको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। जब तक हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक इनकी एनर्जी सभी ऑर्बिटल्स की एक जैसी है और ये डी जनरेट कहलाती हैं। लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये जो ऑर्बिटल्स है दे गेट स्प्लिटेड इनटू एनर्जी, इनकी जो एनर्जी वो स्प्लिट हो जाती है। सपोज करिए कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये सपोज करिए पी जेड है। तो अगर पी जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पी जेड की एनर्जी हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से एनर्जी जो है वो स्प्लिट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी एनर्जी। इसी वजह से क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया यहाँ पे, and in the same way there will be minor differences in the energy spectral जो बनेंगे वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। The same thing you can see in case of d orbital। तो यहाँ पर जो d orbitals हैं इनकी एनर्जी भी इसी प्रकार से स्प्लिट हो जाएगी। जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगी, यानी कि जैसे कि 2 ऑर्बिटल जिनको हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सपोज करिए कि 2 ऑर्बिटल ऊपर चली गई, हाई एनर्जी में बच गई, 3 ऑर्बिटल हमारे पास लो एनर्जी के। ये डिपेंड करेगा फील्ड कैसा है, कौन सा फील्ड है। ये चीज़ें हम आगे बड़ी क्लास अब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि स्प्लिटिंग क्यों होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ जब ये इंटरफियर करते हैं तो ये स्प्लिटिंग होती है। इसलिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो थोड़ी सी फटी हुई दिखाई देती हैं, स्प्लिट होती हुई दिखाई देती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेट अस नेक्स्ट टेक द स्पिन क्वांटम नंबर। सो चौथा क्वांटम नंबर बेटा हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि 2 प्रकार की मोशन है। पहली मोशन है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये सपोज करिए न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ये हमारे पास ये ऑर्बिट है। ये सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज करिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है सपोज करिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यानी कि रिवोल्यूशनरी मोशन जो है वो है इसके अंदर। इसके अलावा एक दूसरा मोशन भी है। क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही एक्सिस पर, जैसे कि सपोज करिए कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो अपने एक्सिस पर इस प्रकार से ऐसे भी ये रोटेट हो रहा है, ऐसे भी रोटेट हो रहा है। मूव तो ऐसे कर ही रहा है ये, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमते हुए ऐसे रोटेट हो रहा है ये इस प्रकार से, राइट। तो यहाँ पर इसकी एक और मोशन प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। सपोज करिए कि ये यहाँ पर क्लॉकवाइज है। इसी प्रकार से दूसरा है, इसके मोशन भी उसी प्रकार से होगा। सपोज करिए कि इसके केस में जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दो इस मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे, दिस विल बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय m, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देयरफॉर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, अब m की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑलरेडी अभी हमने पीछे निकाल के देखा। सपोज करिए कि m की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब s की वैल्यू क्या हो सकती है, जब यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो अगर एक की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो दोनों स्पिन को मिला करके 1 बनता है। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि केवल डायरेक्शन शो करने के लिए एक को हम कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम +½ लिखेंगे और दूसरे को -½ लिखेंगे। प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूज हो रहे हैं, ये कोई सिंबल साइन नहीं है। मैथमेटिकल इवेल्युएशन के लिए, यानी कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के साइन नहीं, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इफ़ वन इज क्लॉकवाइज अनदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर m की वैल्यू 1 है तो भी s की वैल्यू क्या रहेगी, ½ एंड -½ रहेगी। अगर इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो भी सेम रहेगा, ½ एंड -½ मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ m की कोई भी आप वैल्यू लीजिए, फॉर वन वैल्यू ऑफ m स्पिन क्वांटम नंबर हैज़ 2 वैल्यूज, दैट इज +½ एंड -½ 2 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर होंगी। नाउ जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर। अब क्योंकि इनकी मोशन अपोजिट में है, तो अगर ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो दोनों की स्पिन क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट होगी, और अगर ये अपोजिट स्पिन वाल होगी तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नतीजा क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 कब, जब हर ऑर्बिटल में क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी स्पिन अपोजिट हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आएगा 0। सच सबस्टांसेस जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांस, दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सबस्टांस। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लीजिए कि p की 3 ऑर्बिटल हैं और इन तीनों ही ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो सभी का ओरिएंटेशन क्या होगा, 1 होगा। तो इसका भी मान लीजिए कि स्पिन +½ है, इसका भी +½ और इसका भी +½ तो ऐड हो जाएंगे ये, तो 1½ हो गया। इसका मतलब ये होगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि कुछ ना कुछ रहेगा, तो ऐसे में सबस्टांस को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर 2 बातें और हमें सीखने को मिल रही हैं कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या है और डायमैग्नेटिक सबस्टांस क्या है। डायमैग्नेटिक सबस्टांस वो है इन विच ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड देयरफॉर दे हैव नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक क्या हैं, सबस्टांस क्या हैं, इन विच द एटम्स आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल्स and as a result they will have some magnetic moment and are called paramagnetic in nature. So these are the different quantum numbers that we have studied that gives us whole scenario of electrons in an atom, यानी कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, उनका सेल कौन सा है, उनका सबसेल कौन सा है, वो कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, उनका स्पिन क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है क्वांटम नंबर से। तो इसीलिए हम कहते हैं क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब स्पिन क्वांटम नंबर के साथ ही एक जुड़ा हुआ आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स
in an atom can have all the 4 quantum numbers सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी एटम के अंदर 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएं हमें जिसके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हों, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा डेफिनेटली डिफरेंट होगा, दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि अगर सारे क्वांटम नंबर सेम हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल में होंगे, एक ही सेल में होंगे, एक ही सब सेल में होंगे, लेकिन स्पिन अलग अलग रहेगा ही निश्चित रूप से। वहीं से स्पिन क्वांटम नंबर आया है कि स्पिन एक का अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum 2 electrons but with opposite spins। दो तो आ जाएंगे लेकिन उनकी स्पिन क्या रहेगी, अपोजिट रहेंगी एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका जो क्वांटम नंबर है सपोज करिए कि आता है n = 3 है, l = सपोज करिए 2 है, m = जो है सपोज करिए कि 0 है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये E1 लगा दीजिए, E2। इसके लिए भी n = 3 है, l = 2 है, m = 0 है। तो s की वैल्यू क्या होगी? अगर ये तीनों वैल्यू एक जैसी हैं तो s की वैल्यू अगर इसकी +½ होगी तो इसकी -½ होगी। ऐसा क्यों होगा, चलिए देखते हैं। n3 का मतलब क्या हो गया, सेल नंबर क्या हो गया 3। तो तीनों का सेल नंबर 1 हो गया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में यानी तीसरे ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। एल की वैल्यू दोनों के लिए 2 है, तो इसका मतलब सब सेल, और 2 किसके डिनोट करता है, 0 एस के लिए, 1 पी के लिए, 2 डी के लिए। तो सब सेल कौन सा हो गया इसका, तीनों का डी सब सेल। सो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, डी सब सेल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को। माना सपोज करिए कि जो 0 है वो dxy को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर यहाँ पर dxy है तो यहाँ पर भी क्या होगा, dxy होगा। इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन 3dxy में प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, dxy ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो क्योंकि अब ऑर्बिटल सेम हो गई तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये जो चौथा क्वांटम नंबर है निश्चित रूप से डिफरेंट होगा। अगर एक के लिए हम +½ लेंगे तो दूसरे के लिए हमें -½ लेना होगा। सो दिस इज अबाउट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, उस दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करता है। So this is all about the quantum numbers. In the next section we will be studying about shape of orbitals. Thank you. Have a nice day.